हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उस पर हम उसकी एक ओवरव्यू या ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे आज की इस सेशन में। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली ये दो शब्दों का मेल है, वन ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सीधे साधे शब्दों में अगर देखा जाए, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल, यानी कि इंसान को जब एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाए उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि एक संसाधन। संसाधन की तरह जब हम एक इंसान को ट्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ठीक है। और मैनेजमेंट दूसरा शब्द जो है वो है मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी रिसोर्स को, क्योंकि अलग अलग तरह के रिसोर्स होते हैं, जैसे लैंड एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्स है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आता है, कैपिटल पैसा एक रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज एक रिसोर्स है। तो इस सेशन में जो ह्यूमन एक रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसे किए करें, इस्तेमाल कैसे करें, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब हो गया है जब हमारे पास संसाधन कम हो तभी हमें उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई भी संसाधन अनलिमिटेड हो हमारे पास, मतलब उसकी कोई हमें खुद ही नहीं पता कितना है, इतना ज्यादा है, तो उसे फिर मैनेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास अथाह है, अनलिमिटेड है। लेकिन अगर हमें मैनेज कब करना पड़ता है, जब कोई भी रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में हो, तब उसे हम मैनेज करते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोग, यानी कि पीपल रिसोर्स, यानी कि लेबर या वर्कर जिसको कहें, उनको हमें मैनेज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए वी नीड टू मैनेज देम। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है नेचर समझते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है? नेचर यानी कि प्रवृत्ति, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला नेचर जो है वो, और जिसको हम फीचर्स भी कहते हैं, उसे कहते हैं परवेसिव फोर्स। बेसिकली परवेसिव मतलब होता है कि वो फोर्स जो सर्वव्यापी हो, हर जगह प्रेजेंट हो। तो बाय दिस पॉइंट इससे ये कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हाजिर है। ठीक है। हर लेवल पर जो है कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेज पर वो प्रेजेंट है। और उसका जो है, जो फोकस है, मेनली है रिजल्ट्स को लाना, चाहे रूल्स को फॉलो करते हुए, अलग अलग तरीके लगाते हुए है, वो रिजल्ट्स डिलीवर कराना है लोगों से, यानी कि अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से। जो अनदर एक एस्पेक्ट है परवेसिव फोर्स का, वो है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एम्प्लॉयज के पूर्ण पोटेंशियल को, संपूर्ण पोटेंशियल को जो है बाहर लाए और कंपनी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक और एस्पेक्ट जो परवेसिव फोर्स का होता है कि एम्प्लॉयज को, उसी से रिलेटेड पहले पॉइंट से, कि भाई एनकरेज करता है वो अपना बेस्ट जो है कंपनी की दे, तो इसे कहते हैं परवेसिव फोर्स। जो दूसरा एस्पेक्ट और फीचर जो ह्यूमन रिसोर्स का है वो है पीपल ओरिएंटेड, मतलब जो है लोगों से रिलेटेड ये फोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स जो बेसिकली ये लोगों को वैल्यू करता है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनकी इज्जत करना, उनका जो मान सम्मान रखना, उनके पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, यानी कि ढूंढना और उसे कंपनी के फायदे के लिए यूज करना, और उनका बेस्ट जो आउटपुट है वो कंपनी के लिए योगदान करना, ये इसी को कहते हैं पीपल ओरिएंटेशन। मतलब लोगों की तरफ एक सकारात्मक सोच रखना भी ह्यूमन रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ जो है उसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स जो है मैनेजमेंट है, एक एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी है। यानी कि एक्शन ओरिएंटेड से मतलब यह है कि वो रूल्स को फॉलो करने में या रूल्स को इंप्लीमेंट करने में अपने कंपनी में इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस में ये बहुत ज्यादा ध्यान देती है। पॉलिसी फॉलो हो रहा है कि नहीं, चाहे वो एचआर से रिलेटेड पॉलिसी हो या किसी और चीज से रिलेटेड पॉलिसी हो, पॉलिसीज का फॉलो अप कराना भी जो है ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो है इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव से लेकर लोअर लेवल या कि वर्कर, या फिर जो कहेंगे एकदम दिहाड़ी वर्कर तक, सारी चीजों का जो है पालन हो, रूल्स का पालन हो, डिसिप्लिन का पालन हो, और साथ ही उनका भी लोएस्ट लेवल से लोगों का भी डेवलपमेंट हो। ये है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। अगला जो अप्रोच जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसे हम कहते हैं फीचर्स के अंतर्गत आता है, वो है कि भाई वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब है भविष्य को देखते हुए, भविष्य की संभावित जो कंपटीशन को देखते हुए, स्किल्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए लोगों को आगे की तरफ
बढ़ते लेके जाए। ये होता है फ्यूचर ओरिएंटेशन, ताकि अपने वर्कर्स को इस तरीके से डेवलप करे, मोटिवेट करे, काम करने के लिए प्रोत्साहित करे कि वो भविष्य को जो ध्यान में रखते हुए आगे का काम करें। अगला जो एस्पेक्ट है जो है फ्यूचर से रिलेटेड ही है, वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। मतलब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो जो उद्देश्य होता है, जो मेन जो क्रक्स होता है, वो है कि भाई लोगों का डेवलपमेंट हो, यानी कि विकास हो। किस चीज का विकास हो? स्किल्स का विकास हो, कैपेबिलिटीज का। स्किल्स यानी हुनर, कैपेबिलिटीज यानी कि भविष्य में उनकी काबिलियत का जो है विकास हो। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल अप्रोच। फिर अगला जो है एम्प्लॉय एनहांस रिलेशंस, ताकि लोगों का, जैसे वर्कर्स का आपस का रिलेशंस, चाहे मैनेजमेंट के साथ हो या आपस में वर्कर्स के साथ हो, वो रिलेशंस एक अच्छा बने। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस का डेवलपमेंट होना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये थे सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। तो मेन बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ अलग से सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वो क्या 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज के प्रति जो ह्यूमन रिसोर्स का जो सामाजिक ऑब्जेक्टिव जो उसको कहते हैं, यानी कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को बराबर का हक देना। ये जो है लोगों का से मेरा मतलब है यहाँ पर वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बराबर का हक देना, एक इक्वली ट्रीट करना। ये एक मेजर एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। चाहे वो पे से रिलेटेड हो, फैसिलिटीज से रिलेटेड हो या कोई और बेनिफिट से रिलेटेड हो, लोगों को हक मिलना चाहिए। कानूनी हक हो, एथिकल हो, सोशल इश्यूज हो, सब में बराबर का भागीदारी हो। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमन रिसोर्स का होता है कि भाई वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, जिसको जो बेस्ट फिट कैंडिडेट्स हो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, ताकि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, ताकि ये कैसे होगा? थ्रू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सही लोगों को रिक्रूट करने से। बाय द वे, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है जो डिटेल्स है, हम ऑलरेडी एक इस पर वीडियो बना चुके हैं और आप उसको देख सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो अगला एक्टिविटी होता है वो है ट्रेन कराने के लिए और उनकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि उसकी एनर्जी को अलग अलग तरीके से कंपनी में यूज हो सके। जो अगला पॉइंट है जो है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। यानी कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भी किसी भी इंसान को उनके पर्सनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करे और उसको कंपनी के अलग अलग एक्टिविटीज में यूटिलाइज करे, जिसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि वर्कर के पर्सनल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखे, चाहे वो करियर से रिलेटेड उसका पर्सनल एक्टिविटी हो या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो है एस्पेक्ट हो, उस चीज का भी कंपनी ध्यान रखे, उसका एक्सप्लोर करे और उसका जो है कंपनी तथा एम्प्लॉय को भरपूर उसका फायदा मिले। ठीक है, अगला जो जो चौथा जो एस्पेक्ट है वो है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो है फंक्शनल एस्पेक्ट पर ध्यान देना। यानी कि टाइमली और एडिक्वेटली जो है इंसानों के जो जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स को जो है उसको फुलफिल करना, अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को, जब जिसको जिस चीज की अपॉर्चुनिटी जरूरत हो और कंपनी के द्वारा संभव हो, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज उसको मुहैया कराना। चाहे वो फैसिलिटीज लेने की अपॉर्चुनिटी हो या फिर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी हो या फिर स्किल डेवलपमेंट या कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो। मतलब फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स हैं उन चीजों पर ऑर्गेनाइजेशन जो है फोकस करती है कि भाई एचआर की मदद से एम्प्लॉयज के फंक्शनल एस्पेक्ट्स को जो जो मैंने अभी बताया उनको मिले। और इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि लोगों की मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इससे प्रोडक्टिविटी पर जबरदस्त पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी अदर ऑब्जेक्टिव्स जिस पर फोकस किया जाता है। तो पहला जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है वो है हायरिंग, और यानी कि रिक्रूट करना कॉम्पिटेंट लोगों को, जिनमें काबिलियत हो उन लोगों को हायर करना। दूसरा जो होता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स की जो निजी जिंदगी है, चाहे निजी जिंदगी की बात करें या वर्क लाइफ, यानी कि कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो उस जिंदगी की क्वालिटी को भी एनहांस करना जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है, चौथा ऑब्जेक्टिव, जो हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज से मेंटेन करे। ठीक है,
पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है टीम स्पिरिट, यानी कि वर्कर्स के आपस में टीम स्पिरिट को बढ़ावा दे। ये अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। छठा जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है एम्प्लॉयज को ऐसा फील होना चाहिए कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उनकी कद्र किया जाता है। ठीक है, तो कद्र करने से क्या होता है, वर्कर्स को ये फील पॉजिटिवनेस एक फील होती है और उन्हें लगता है कि हाँ दे आर बीइंग वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत बड़ी चीज है। सातवां ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। वर्कर को एक मौका मिलना चाहिए, बार बार अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट, अपनी करियर प्लानिंग उस हिसाब से कर सके और वो जो है अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने को, अपने आप को जो है पॉजिटिव फील करे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आठवां जो एस्पेक्ट है वो है टू फॉलो हेल्दी बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे जो है एथिकल पॉलिसीज भी मेंटेन हो और साथ ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। ठीक है, नौवां जो 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 एस्पेक्ट है वो है फेयर वेजेस, यानी कि सैलरी, उसकी रेम्यूनरेशन या फिर अगर उसको वेजेस मिलता है तो वेजेस जो है उसको जो है फेयर लगे, जो भी मिल रहा है फेयर, यानी कि उनको लगे हाँ ये मुझे सही वेजेस मिल रहा है। ठीक है, बोनस, कॉम्पनसेशन, सोशल सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, स्टेटस, ये सभी चीजें जो है जितनी वो डिजर्व करता है उसे मिलना चाहिए। ये एक अनदर एस्पेक्ट है। और आखिरी है कि उसको उसके साथ रेगुलर ट्रेनिंग और उनके साथ कराया जाए ताकि उनका विकास हो, उनके स्किल्स का विकास हो, उनकी पर्सनालिटी का विकास हो और उनका डेवलपमेंट हो। अब हम बात करने जा रहे हैं अगला एस्पेक्ट ह्यूमन रिसोर्स का, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि महत्वता क्यों है इतना इसका। तो सबसे पहला है कि ये प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देता है। किसकी प्रोडक्टिविटी पर? वर्कर की जो है काबिलियत, कैपेबिलिटीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स का एनहांस करने का, ताकि वो जब काम करे तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक और डेवलपमेंटल हो। इसी को बोलते हैं मोर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और टारगेट तो यही रहता है कि कोई भी वर्कर जो है छोड़कर कंपनी न जाए। हाँ, इसलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि भाई रिटेंशन को मेंटेन, रिटेंशन की यानी कि ताकि वर्कर्स छोड़ के कंपनी न जाए। जो तीसरा एस्पेक्ट है कि वो एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो है कॉस्ट्स को जहां तक संभव हो सके मिनिमाइज कर सके। कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस। और वो कैसे होगा? जब वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, वो काबिलियत उसकी बढ़ती जाएगी तो उससे गलतियां कम होगी, और जब गलतियां कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट जो जो ना केवल वर्कर्स पे इन द लॉन्ग रन जो है, ट्रेनिंग से खर्चा तो होता है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे कॉस्ट मेकअप होने के साथ साथ और ज्यादा फायदा पहुंचाता है कंपनी को। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस। तो चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना। वो कैसे ला सकते हैं? कि जब वर्कर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जो काम कर रहा है, एक ऐसे माहौल में, ऐसे कल्चर में डेवलप हो रहा है, उनकी काबिलियत, उनकी स्किल्स, आपस में वर्कर्स का रिलेशन, मैनेजमेंट का रिलेशन, ये सभी चीजें जब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसका जो है परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना एक लाजमी सा एस्पेक्ट हो जाता है। पांचवा और आखिरी एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ावा दिलाए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाइनली जो है मेन उसका जो उद्देश्य होता है, जो एचआर स्ट्रेटेजी बनाते हैं उनका मेन है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का कैसे जो है प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस कराया जा सके। आइदर अलग अलग तरीके से, कि मतलब खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि भाई एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया जाए, माहौल को कंपनी में जहां पर वो काम कर रहा है ऐसा उसको ये किया जाए, ऐसे इस तरीके से नर्चर किया जाए, डेवलप किया जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? यानी कि अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर बहुत मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड और फुल्ली जो है अपने आप को इन्वॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अपने काम से, और ऑटोमेटिकली तब उससे गलतियां कम होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी पॉजिटिव और सकारात्मक जो है असर पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जिसे कहते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि उसकी दायरा कितना है। तो देखिए, अगर हम दायरा की बात करें तो इस कैन बी स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 एस्पेक्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसको बोलते हैं पर्सोनेल एस्पेक्ट,
यानी कि वर्कर से रिलेटेड एस्पेक्ट, दूसरा हम कह सकते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट, और तीसरा जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि वर्कर या लेबर रिलेशंस एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक एक एस्पेक्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट जिसको हम कहते हैं वो है पर्सनल एस्पेक्ट यानी कि वर्कर से रिलेटेड एस्पेक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कब, किस समय, कहां, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, कितना चाहिए, किस कॉस्ट पे चाहिए, इसी को कहते हैं मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा है रिक्रूटमेंट, मतलब क्रिएटिंग अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। उसके बाद आता है सिलेक्शन, यानी कि उस पूल से बेस्ट फिट कैंडिडेट को चुनना। और उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी कि वर्कर को फिर अपने जगह पर, अपने कार्यस्थल पर उसको अलग अलग फैसिलिटीज मुहैया कराना ताकि वो अपना काम पॉजिटिवली डिलीवर कर सके। ट्रांसफर यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत के हिसाब से जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर प्रमोशन चलता रहता है, और उसी से साथ जुड़ा है प्रमोशन पार्ट। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, जब एक साथ कई सारे, बहुत सारे 150, 200, 1000 वर्कर्स को एक साथ छटनी होती है या छटाई होती है, उसको ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कहते हैं। इस पर हम विस्तार से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर आगे आता है रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, ये सब चीजें जो है जिससे जो वर्कर को कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया जाता है उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। और आखिरी में जो एक्स्ट्रा वर्क करता है या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है वर्कर, उसके वजह से जो उसे इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी पर्सनल एस्पेक्ट के दायरे में आता है। जो सेकंड एस्पेक्ट जो है उसे कहते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर यानी कि जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज अलग अलग तरीके से जो वर्कर्स को दिया जाता है उसे वेलफेयर एस्पेक्ट कहते हैं। उसके तहत आता है एक तो कैंटीन फैसिलिटी होगी जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रचलित एक्टिविटी है। कैंटीन में लंच, ब्रेकफास्ट के साथ साथ चाय आदि चीजें भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पर जो है फैक्ट्री के या वो कैंटीन अवेलेबल है। दूसरा चीज आता है क्रश फैसिलिटी। क्रश मतलब होता है जो वर्कर्स के, जो महिला वर्कर होती हैं उनके बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु, नवजात शिशु होते हैं, तो वो वर्कर्स जो है महिलाएं अपनी बच्चों को घर पे छोड़ के नहीं आ सकती, तो उन्हें वो साथ में लाने का फैसिलिटी दिया जाता है। और बच्चे रहेंगे कहाँ, वो क्रैश में रहेंगे जब तक वर्कर्स अपने मशीन पे, अपना लोकेशन पे काम करेंगे। और क्रैश में जो है बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई आया या रिलेटेड लोग उस पे होंगे। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो माताएं हैं, फीमेल वर्कर्स हैं, वो अपनी बच्चों पर जो है की तरफ से आश्वस्त होके, निश्चिंत होके अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते रहे। उसके बाद होता है रेस्ट रूम्स, लंच रूम। रेस्ट रूम जहां वर्कर थोड़ी देर के लिए अगर जरूरत पड़े तो रेस्ट ले सके, अपना री एनर्जाइज हो सके, एनर्जी वापस गेन करके फिर दोबारा काम पे जा सके। फिर लंच रूम्स होते हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यानी कि बस से, चाहे आप सब्सिडाइज्ड हो, फ्री में हो या जैसे, वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन ये अलग अलग वेलफेयर फैसिलिटीज होते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि वर्कर को अगर चोट लग जाए या जख्म आ जाए या किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए, वो मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू होता है। हायर एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग रिलेटेड या कोर्सेज करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो या कुछ भी कोर्सेज हो, एजुकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट भी वेलफेयर के अंदर आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पर हमने बता ही दिया। और आखिर में आता है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, यानी कि मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत, या तो बैडमिंटन का कोर्ट हो सकता है, फुटबॉल कोर्ट हो सकता है, या कैरम बोर्ड का हो सकता है, किसी भी चीज का जो रिक्रिएशनल यानी कि मनोरंजन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी वेलफेयर के अंडर आ जाता है। जो तीसरा एस्पेक्ट आता है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि वर्कर्स का जो रिलेशन है मैनेजमेंट के साथ उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे यूनियन का, यानी कि ट्रेड यूनियन का मैनेजमेंट के साथ रिश्ता कैसे जो है अच्छा और एक हेल्दी बनाया जाए ताकि उसका जो है सकारात्मक प्रभाव प्रोडक्टिविटी पर हो, परफॉर्मेंस पर हो, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के तहत आता है। दूसरा होता है जॉइंट कंसल्टेशन, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का एक साथ मिलजुल कर टारगेट्स डिसाइड करना, प्रोडक्टिविटी का जो है कितना होगा, टारगेट्स पर ध्यान देना,
कंपनी कितनी जो है टारगेट सेट करे, सेल्स में कितना जाए, प्रोडक्शन कितना हो, सप्लाई चेन में, ये सब चीजें जो है जॉइंट कंसल्टेशन के थ्रू क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाए, किस हद तक संभव है फैसिलिटीज दे पाना या नहीं संभव है, ये जॉइंटली आपस में वर्कर और मैनेजमेंट बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला एस्पेक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के तहत आता है। अगला जो बहुत ही प्रचलित और बहुत चर्चित एस्पेक्ट है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे नाम बताता है कलेक्ट, यानी कि मिलजुल कर, बार्गेनिंग मतलब समझौता करना, उसको बोलते हैं कलेक्टिव। मिलजुल कर समझौता करना, नेगोशिएट करना, कि भाई ये नेगोशिएशन किसी भी चीज पर हो सकता है, वर्कर के किसी फैसिलिटी पे हो सकता है, बोनस पे हो सकता है, सैलरी पे हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट पे, मशीन्स एंड टूल्स के इक्विपमेंट्स पे हो सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड एस्पेक्ट पर हो सकता है, खाना से रिलेटेड एस्पेक्ट, जो लंच ब्रेकफास्ट जो मिलता है वर्कर्स को कैंटीन में, उस पर हो सकता है। किसी भी कंपनी के किसी भी एस्पेक्ट पर जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि कलेक्टिव जैसे बोल रहा है कि कई लोगों की वो समस्या होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक वर्कर की, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत आता है। ठीक है, अगला जो होता है एस्पेक्ट वो ग्रीवियंस एंड डिसिप्लिनरी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जो ग्रीवियंस यानी कि वर्कर का जो मतभेद है, मन मुटाव है, जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो उनको लगता है कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर होना चाहिए, या उनसे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिनरी है, एब्सेंटिज्म हो सकता है, जैसे छुट्टी मारना या काम के दौरान जो है काम न करना, इधर उधर समय बर्बाद करना, ये डिसिप्लिनरी एक्शंस, डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट में आ जाता है। और आखिरकार जो एस्पेक्ट आता है अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो वाद विवाद जो है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच होता है, उसको किसी तरीके से मिलजुल कर सेटल करना, ये भी आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के एस्पेक्ट के तहत। तो ये थे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हमने स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर कवर किए हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।